जिस दिन मेरी माँ रोना भूल गई। मैं अक्टूबर 2007 की उस भयानक दिवाली की रात को याद करते हुए कांप जाता हूँ, जब मेरी माँ ने रात के अंधेरे में हमारे बेडरूम में दस्तक दी थी और पूछा था कि शौचालय कहाँ है। वह अस्तव्यस्त और पूरी तरह से भ्रमित दिख रही थी। उसके असामान्य व्यवहार का कारण समझने में असमर्थ, हमने सोचा कि वह अभी भी अर्धनींद की अवस्था में है और उसे शौचालय दिखाया। लेकिन टॉयलेट से बाहर आने के बाद भी उन्हें अपने बेडरूम तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यह भांपते हुए कि कुछ गंभीर रूप से गड़बड़ है, हम निदान और उपचार के लिए उसे अगले दिन पास के नर्सिंग होम ले गए। उसे तुरंत एक न्यूरोसर्जन के पास भेजा गया और एमआरआई स्कैन के बाद यह पुष्टि हुई कि उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। रिपोर्ट में कुछ ग्रे पैच दिखाई दिए, जिन्हें डॉक्टर क्लॉट्स कहते हैं, जिससे उनकी याददाश्त पूरी तरह से प्रभावित हुई है। डॉक्टर ने बताया कि वृद्धावस्था के कारण स्मृति हानि अपरिवर्तनीय है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को दवाओं से रोका जा सकता है। वह मेरी मां के लिए धीमे अंत की शुरुआत थी। बीमारी बढ़ती गई तो वह सब कुछ भूल गई, अपने शरीर के कार्यों पर नियंत्रण खो दिया और अंत में मेरी पत्नी के अलावा किसी को भी पहचानने में विफल रही, जो उसकी देखभाल करती थी जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। वह उसे खाना खिलाती थी, उसका डायपर बदलती थी, उसे कपड़े पहनाती थी, नहलाती थी, उसके बालों को ब्रश करती थी और सोने में भी मदद करती थी। मेरी पत्नी और मेरे लिए वह एक छोटे बच्चे की तरह थी। हमारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती थी। हम उसके साथ खेलते थे, उसे चिढ़ाते थे। हमने कोलकाता में मेरी पत्नी के दोस्तों के साथ एक भव्य केक काटने की रस्म के साथ उनका 80वां जन्मदिन भी मनाया। यह उसके लिए खुशी का क्षण था, क्योंकि वह हर किसी को उसके जन्मदिन पर बधाई देते हुए मुस्कुरा रही थी, बिना यह जाने कि यह किसका जन्मदिन है। इसलिए जब मेहमानों में से एक ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं के साथ बधाई दी, तो उन्होंने तुरंत ही उन्हें बधाई देते हुए जवाब दिया। यह जानना दिलचस्प था कि उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करने के बाद भी यह बीमारी उनसे उन बुनियादी शिष्टाचारों को नहीं छीन सकती थी, जो बहुत पहले एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में उनके प्रशिक्षण के दौरान हासिल किए गए थे। वे उसकी आखिरी सांस तक उसमें उलझे रहे। जब भी हम छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करते हैं, तो वह अपना धन्यवाद व्यक्त करना कभी नहीं भूलती। एक शरीर के जमीन से टकराने की आवाज ने हमें बेरहमी से जगा दिया। हमने इधर उधर देखा तो मेरी माँ बिस्तर से गायब थी। एक तेज गति में मेरी पत्नी बिस्तर से कूद गई और कमरे से बाहर चली गई ताकि वह सपाट लेटी हो, नीचे फर्श पर बिना हिले डुले लेटी हो। उसका अगला सिर बुरी तरह जख्मी हो गया। गिरने के कारण उसके होठों से काफी खून बह रहा था, लेकिन वस्तुतः उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हमने उसे शारीरिक रूप से उठा लिया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी पत्नी ने धीरे से घाव को साफ किया और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है। उसने हाँ में जवाब दिया, लेकिन चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, किसी भी तरह की भावनाओं और भावनाओं से रहित, बस सादा अस्तव्यस्त नजर आता है। इस बीमारी ने उसकी सारी भावनात्मक भावनाओं को छीन लिया और आंसू की ग्रंथियों को भी सुखा दिया। उसकी हालत देखकर मैं चुपचाप रो पड़ा। हाय भगवान, मैंने अपने आप से कहा। क्या यह मेरी माँ है, जिसकी आंखों में जरा सी तकलीफ होने पर भी आंसू आ जाते थे? वह भावनात्मक रूप से इतनी संवेदनशील थी कि एक कड़ी नजर से भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे।
रोने की उसकी ऐसी ख्याति थी कि मेरे पिता उसे गंगाधारी कहकर चिढ़ाते थे। गंगा नदी को सिर पर धारण करती महिला। जिस दिन उनका निधन हुआ और जब उनके शरीर को एक शॉर्ट्स वैन में ले जाया जा रहा था, कुछ मिनटों के लिए अप्रत्याशित बारिश हुई, जैसे कि स्वर्ग उनके लिए रोया हो, जैसे वह रोना भूल गई हो।